कल हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने प्रोसेस की फिजिबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रही थी, तो वहाँ से इस लॉ का ये हुआ। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कुछ ड्रॉबैक्स था, वो हमने उस वाले वीडियो में डिस्कस किया है। बाकी सेकंड लॉ जो है आज हम लोग उसका कुछ जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसे आज स्टार्ट करते हैं कि क्या उसके स्टेटमेंट है। तो बेसिकली दो स्टेटमेंट्स इसके अंदर आते हैं, एक होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, एक होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो ये जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है ये पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल्स के लिए, जैसे मतलब जो जिससे हमें कुछ वर्क आउटपुट मिलेगा। क्लॉसियस स्टेटमेंट जो है दूसरा स्टेटमेंट है और ये पावर कंज्यूमिंग साइकिल्स के लिए है, जैसे रेफ्रिजरेशन साइकिल। इनमें हमें पावर मिलता नहीं बल्कि हमें देना पड़ता है चलाने के लिए इसे। और जो पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है जैसे टरबाइन है और जो है जैसे रैंकाइन साइकिल है, वो एक पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है, आगे चल के देखेंगे। और जैसे मतलब पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल का मतलब सिंपल मतलब है जो पावर प्रोड्यूस करके दे, जैसे आईसी इंजन हो गया हमारा जो हमें पावर दे रहा है। और जैसे जिसको खुद को चलाने के लिए हमको पावर देना पड़े इनपुट में, वो पावर कंज्यूमिंग साइकिल। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि दो स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक है क्लॉसियस स्टेटमेंट। दोनों के दोनों ही निगेटिव स्टेटमेंट है। मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट बोलने का मतलब उनका जो स्टार्ट है वो इट इज़ इम्पॉसिबल से होता है, ऐसे स्टार्टिंग होता है इनका। तो अब हम देखते हैं कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या होता है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए सिस्टम टू ऑपरेट इन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक है। एंड डिलीवर नेट वर्क टू इट्स सराउंडिंग वाइल रिसीविंग। ये मैं बताऊँगा कि ये वर्ड क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक है। थोड़ी देर बाद बताऊँगा क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है एक केस में। इट इज़ इम्पॉसिबल, किसी सिस्टम के लिए एक साइकिल में ऑपरेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वो उस एक सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से हीट लेकर के उसका कंप्लीट कन्वर्जन वर्क में कर दे। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए सिस्टम टू ऑपरेट इन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल एंड डिलीवर नेट वर्क टू इट्स सराउंडिंग वाइल रिसीविंग हीट फ्रॉम अ सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। इसका मतलब ये है कि जैसे ये एक साइकिल है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा सिस्टम है जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस में जा रहा है। तो इसके लिए ये इम्पॉसिबल है कि ये एक सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से हीट लेकर के इस हीट का कंप्लीट कन्वर्जन वर्क में कर दे, ठीक है। ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि यहाँ से हीट कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए सिस्टम टू ऑपरेट इन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल एंड डिलीवर नेट वर्क टू इट्स सराउंडिंग। मतलब एक सिंगल रिजर्वायर से हीट ले करके उसका कंप्लीट कन्वर्जन वर्क में नहीं हो सकता, ये इट इज़ इम्पॉसिबल। और अगर ऐसा हो रहा है तो एफिशिएंसी हमारा क्या होता है हीट इंजन का, डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू सप्लाइड, ठीक है, यही होता है ना एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा इस केस में, डब्ल्यू और क्यू सप्लाइड क्या हो जाएगा, क्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ क्यू और डब्ल्यू बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से एफिशिएंसी 100% आ रहा है। ये इम्पॉसिबल है, किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो है ये सारी बातें हमने एक साइकिल के लिए करी है, किसी प्रोसेस के लिए ये चीज़ लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम एक आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं, आइडियल गैस है आइसोथर्मल प्रोसेस में जा रहा है, Q बराबर U प्लस डब्ल्यू, ठीक है। U क्या होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, हमें पता है इंटरनल एनर्जी जो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आइडियल गैस के लिए, और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट।
तो ये Q बराबर एक्चुअली में यहाँ डेल्टा होता है, ये होता है Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। अब चूंकि U एक फंक्शन है टेम्परेचर का और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो Q इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो यहाँ कई लोग बोलते हैं कि हीट तो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, फिर आप ऐसे यहाँ पे तो आप कैसे बोल सकते हो कि हीट का कंप्लीट कन्वर्जन वर्क में नहीं हो सकता। तो उन लोगों को बताने के लिए कि इस स्टेटमेंट में कहीं भी प्रोसेस के लिए ये नहीं लिखा गया है, ये एक साइकिल के लिए ये लॉ वैलिड है, ठीक है। ये हम लोग जो लगाया है ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये नहीं है। ये अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है तो उस साइक्लिक प्रोसेस में किसी रिजर्वायर से हीट लेके उस हीट का कंप्लीट कन्वर्जन वर्क में हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये है सेकंड लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। इसीलिए यहाँ ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक साइकिल। अच्छा ठीक है, तो हीट को हम लोग कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ तो एक रिजर्वायर से हीट लेके इस हीट का कंप्लीट कन्वर्जन वर्क में नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस कारण से इस हीट को हम लोग लो ग्रेड एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये जो है हीट, इस हीट का कंप्लीट कन्वर्जन वर्क में नहीं हो सकता, पर वर्क को कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट किया जा सकता। अगर हम उल्टा प्रोसेस कराएं तो ये हो सकता है, पर और आगे देखेंगे भी रेफ्रिजरेशन और पावर कंज्यूमिंग साइकिल में ऐसा हम लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हीट को हम लोग कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर सकें। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ हाई ग्रेड एनर्जी। ये भी एक तरह का कई बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन दिया रहता है, कहीं पर ये लो ग्रेड एनर्जी वगैरह के फॉर्म में दिया रहता है, ठीक है। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ लो ग्रेड एनर्जी, ये याद रखना। और कंसिक्वेंस क्या निकलता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का, ये परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड इज़ इम्पॉसिबल। इसका क्या मतलब है, जो हमने परपेचुअल मोशन मशीन एक ऐसा फिक्टिशियस मशीन है, एक ऐसा इमेजिनरी मशीन है जो एक साइकिल प्रोसेस में हीट लेकर के उस हीट का कंप्लीट कन्वर्जन वर्क में कर देता है। तो इस मशीन का एफिशिएंसी क्या हो जाता है, 100%। तो ये मशीन इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये पहला PMM2, PMM1 हम लोग वहाँ देख चुके थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, जहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेटिस्फाई नहीं हुआ था। तो यहाँ से सेकेंड लॉ में PMM2 यानी एफिशिएंसी 100% वाला हीट इंजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगला कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन। भाई सिंपल सा बात है, हीट इंजन यानी एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से हीट लेके इस हीट का कंप्लीट कन्वर्जन हम लोग वर्क में नहीं कर सकते। तो कैसे क्या होगा कि हीट ले करके इसका कुछ पार्ट हीट का हमको सिंक में रिजेक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। इस हीट को हम कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस हीट का कुछ हिस्सा वर्क में जाएगा, मतलब इस हीट का कुछ हिस्सा वर्क में जाएगा और कुछ हिस्सा ये सिंक को रिजेक्ट कर देगा। हाँ, तो ये था, इस हीट का कुछ हिस्सा वर्क में जाएगा, कुछ हिस्सा ये, तो ये जो है ये पूरे को हम लोग कहते हैं हीट इंजन। ये हम लोग पढ़ा है, ये पार्ट सोर्स होता है, ये सिंक होता है। एक साइक्लिक प्रोसेस में कुछ हीट वो सोर्स से लेता है, कुछ हीट सिंक को रिजेक्ट करता है, कुछ वर्क में चला जाता है। तो ये था, ये हीट इंजन का कॉन्सेप्ट आता है कि एक सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर वाला इंजन कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन आता है। और हीट इंजन का अगर हमको एफिशिएंसी लिखना है तो वर्क नेट अपॉन हीट सप्लाई, ठीक है। नेट वर्क कितना हो रहा है, ये QH ये QS, ठीक है, QH माइनस QS अपॉन QS। नहीं उल्टा लिख दिया, यहाँ QH होगा, ठीक है, QH माइनस QS बाई QH, ठीक है। तो ये 1 माइनस का QS बाई QH आ रहा है एफिशिएंसी, जो कि 100% से कम है, ठीक।
यहाँ से ये हीट इंजन का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, अगला पार्ट है हमारा सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये पावर कंज्यूमिंग साइकिल के लिए है, यानी रेफ्रिजरेटर, हीट पंप वगैरह के लिए है। और ये भी एक निगेटिव स्टेटमेंट है। इसका क्या स्टेटमेंट है? इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए सिस्टम टू ऑपरेट इन सच अ वे दैट द सोल रिजल्ट कुड बी हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी। तो इसने बेसिकली हीट ट्रांसफ़र के ऊपर कमेंट किया है कि भाई कूलर बॉडी से हॉटर बॉडी, बेसिकली यहाँ एक वर्ड और अच्छा 1 मिनट पे याद, इसे समझ लेते हैं उसके बाद। कूलर बॉडी से हॉटर बॉडी का हीट ट्रांसफ़र इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन ये तब है जब हमने फ्रॉम ए कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट, या एक चीज़ और ऐड करेंगे, विदाउट एनी वर्क इनपुट। मतलब नेचुरली हीट जो है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर नहीं, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करता है। तो हीट ट्रांसफ़र इज गवर्नड बाय विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सेकेंड लॉ एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र इज गवर्नड बाय विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सेकेंड लॉ, क्लॉसियस स्टेटमेंट। दूसरी चीज़ कि ऐसा कराने के लिए अगर हमको लोअर से हायर ले जाना है, मतलब एक साइक्लिक एक डिवाइस ऐसा कनेक्ट कर लेंगे हम, एक डिवाइस जो लोअर टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, हायर टेम्परेचर पे उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो इस डिवाइस को चलाने के लिए हमको कुछ वर्क इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। नेचुरली ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो वर्क इनपुट देंगे तो ऐसा हो सकता है, पर विदाउट एनी वर्क इनपुट ये इम्पॉसिबल है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए सिस्टम टू ऑपरेट इन अ सच वे दैट सोल रिजल्ट कुड बी हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट एनी वर्क इनपुट। ये लाइन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना वर्क इनपुट दिए। अगर हम वर्क इनपुट देते हैं तो तब तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ इससे कॉन्सिक्वेंस क्या निकला? एक तो ये डायरेक्शन बताया हीट ट्रांसफ़र का। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ कि ये यहाँ से हम लोग एक साइक्लिक डिवाइस जो कि लोअर टेम्परेचर से हीट उठाता है और हायर टेम्परेचर पर रिजेक्ट कर देता है, इस साइक्लिक डिवाइस में 2 तरह के आ जाते हैं हमारे। एक आता है रेफ्रिजरेटर और एक आता है हीट पंप। तो यहाँ से रेफ्रिजरेशन का कॉन्सेप्ट आया और हीट पंप का कॉन्सेप्ट आया, उसे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और जैसे हमारा एफिशिएंसी होता था क्लॉसियस केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में, रेफ्रिजरेशन और हीट पंप के लिए हम लोग एफिशिएंसी परफॉर्मेंस पैरामीटर नहीं देते हैं, हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक पैरामीटर देते हैं, जिससे हम इनके परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करते हैं।